Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Nasim Zulfikar, and today I am going to discuss the past papers of NID University of Engineering and Technology. तो आज NID के पास पेपर्स को जो है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फॉर ECAT 2023. इससे पहले भी जो है वो मैंने लेक्चर्स NID पास पेपर पर जो है वो अपलोड किए हैं, और ये जो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पास पेपर्स यहाँ पर मैं करा रहा हूँ कि वो क्वेश्चंस जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से आए थे, और इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक पहले अपलोड कर दिया है वीडियो, और रिसेंटली अपलोड की है लास्ट वीडियो वही थी. तो इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 8 जो लास्ट की 3 चैप्टर हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के, दैट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर 6 है, इसके अलावा जो है वो सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट चैप्टर 7 और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर 8, इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, इस वन शॉट लेक्चर के अंदर. तो पहले केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करते हैं, उसके फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट लेते हैं, और हर एमसीक्यूज़ को यहाँ पर मैं इसके करेक्ट आंसर्स आपको बताऊंगा और उसकी एक्सप्लेनेशन भी पेश करूंगा कि आखिरकार ये इसका आंसर क्यों आ रहा है. फर्स्ट है, केमिकल रिएक्शन इज सेट टू बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर, कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बैकवर्ड के बराबर हो जाती है तो फिर हम कह सकते हैं कि वो इक्वेशन, वो जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम रीच कर चुका है. तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा बी इक्वल. सेकंड है, फॉर अ रिवर्सिबल सिस्टम दिस द केसी एक्सप्रेशन विल बी. तो केसी के एक्सप्रेशन के लिए क्या आ जाएगी, केसी बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट यहाँ पर है हमारे पास सी, और रिएक्टेंट है ए की क्यूब आ जाएगा और बी पर स्क्वायर आ जाएगा. तो ये हमारा जो है वो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर. क्वेश्चन 3 है, 0.333 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड 0.333 मोल ऑफ एसिटिक एसिड आर इन इक्विलिब्रियम विद 0.666 मोल्स ऑफ एस्टर एंड वाटर. द इक्विलिब्रियम केसी, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर द रिएक्शन. तो केसी बतानी है इस इक्वेशन के लिए, और यहाँ पर जो इक्वेशन आपको गिवन है हमारे पास एस्टरिफिकेशन है, इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है. एस्टरिफिकेशन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर एसिटिक एसिड जो है वो रिएक्शन करता है इथाइल अल्कोहल के साथ, और जब ये दोनों रिएक्शन कर जाते हैं तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है. एस्टर बनता हमारे पास है CH3COO2H5, और उसके साथ वाटर की फॉर्मेशन होती है. दिस इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन. और एस्टरिफिकेशन के लिए केसी की वैल्यू हमेशा जो है वो हमारे पास 4 आती है. तो जस्ट यू नीड टू रिमेंबर इट. आप इसको सॉल्व करने के बजाय याद रख लें कि एस्टरिफिकेशन की केसी की वैल्यू 4 होती है. नंबर 4 है, द एक्टिव मास ऑफ 64 ग्राम ऑफ HI इन 2 लीटर्स फ्लास्क वुड बी. देखिए बेटा, एक्टिव मास किसे कहते हैं? एक्टिव मास हम जो है वो कंसंट्रेशन को कह रहे होते हैं. तो कंसंट्रेशन एंड एक्टिव मास बोथ आर सेम थिंग्स. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 64 डिवाइड बाय, तो ये कंसंट्रेशन क्या है, मोलरिटी क्या होती है कि मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. पहले यहाँ पर हम जो है वो मोल्स निकाल लेंगे. 64 ग्राम HI है तो मोल बराबर हो जाएगा मास ओवर मॉलिक्यूलर मास. मास हमारे पास है 64 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास हमारे पास है 127 ग्राम. तो उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं. ठीक है, तो जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 127. ये हमारे पास 0.50 आ गया. इसको फिर लीटर से डिवाइड कर देंगे मोलरिटी मालूम करने के लिए, डिवाइड बाय 2. ये हमारे पास गया 0.25. तो 0.25 इसका करेक्ट आंसर होगा. डी ऑप्शन आप देख लें 0.25 है. दिस इज द करेक्ट आंसर. तो ये कंसंट्रेशन या एक्टिव मास आ गया. क्वेश्चन 5 है, फॉर द रिएक्शन, थोड़ा जूम कर लेता हूँ. ओके, यस. फॉर द रिएक्शन H2 + I2 इट फॉर्म्स 2HI. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc चेंजेस विथ व्हाट. तो देखिए केसी कैसे चेंज होगा, प्रेशर चेंज करने से, कैटलिस्ट चेंज करने से, अमाउंट ऑफ I2 प्रेजेंट, या टेम्परेचर. केसी की वैल्यू चेंज किस तरह से होगी कि अगर हम देखो प्रेशर का कोई इफेक्ट इसके ऊपर होगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो हटा लें. चूँकि मोल्स बराबर हैं, लेफ्ट साइड पे भी 2 मोल्स हैं और राइट साइड पर भी 2 मोल्स हैं. नेक्स्ट है कैटलिस्ट, अमाउंट ऑफ I2 प्रेजेंट और टेम्परेचर. ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि टेम्परेचर जो है वो हमारे पास यहाँ पर केसी की वैल्यू को चेंज कर रहा होता है. जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो केसी की वैल्यू इंक्रीज होती है. तो द वैल्यू ऑफ केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया.
सिक्स्थ इन द इक्विलिब्रियम दिस द फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज फेवर्ड बाय, ये हेबर्स प्रोसेस है। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है अमोनिया की प्रोडक्शन की, इसी को हम लोग कहते हैं हेबर्स प्रोसेस। तो हेबर्स प्रोसेस के अंदर अमोनिया गैस की फॉर्मेशन को कौन फेवर करेगा? प्रेशर इंक्रीज करना, टेम्परेचर इंक्रीज करना, डिक्रीजिंग द प्रेशर, ऑल द अबव फैक्टर हैव नो इफेक्ट। देखो इफेक्ट तो होगा, तो डी तो है नहीं। इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर बढ़ाएंगे इसमें, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। टेम्परेचर कम करते हैं, बढ़ाते नहीं है, बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड आ जाएगा, ये कट जाएगा। डिक्रीजिंग द प्रेशर, ये भी नहीं करना है। तो प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है कि ज़्यादा अमोनिया गैस की फॉर्मेशन होती है। और हमें कैसे पता कि प्रेशर इंक्रीज़ होगा? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं अमोनिया 2 मोल्स हैं और यहाँ पर 4 मोल्स हैं। तो वॉल्यूम, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जब रिएक्शन, तो हमारे पास रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के ज़्यादा होते हैं, प्रोडक्ट के कम, तो हाई प्रेशर पर क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होता है। और ये कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। सेवंथ है ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 by O2 to SO3 is an exothermic reaction. The yield of SO3 will be maximum if what? तो यहाँ पर ये SO2 plus O2 और रिएक्शन एरो SO3 की बात की जा रही है। तो ये हमारा जो है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात की जा रही है। इसमें हमें पता है कि ये लो टेम्परेचर चाहिए होता है और हाई प्रेशर चाहिए होती है। तो टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, गलत हो गया। टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड एंड केप्ट at optimum temperature at high pressure. C है both temperature and pressure are increased. नहीं, टेम्परेचर तो इंक्रीज करेंगे ही नहीं, डिक्रीज करेंगे। D है both temperature and pressure are decreased. ये भी नहीं है, प्रेशर को हमेशा बढ़ाएंगे। तो बी ऑप्शन होगा कि टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, और कीप और इन केप्ट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एट हाई प्रेशर, और प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड मूव करेगा। क्वेश्चन 8 है अकॉर्डिंग टू ली चार्टलेट्स प्रिंसिपल एडिंग हीट टू अ रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट ऐड करने पर या हीट देने पर रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड हो जाता है, ठीक है। तो विल इंक्रीज द बैकवर्ड रिएक्शन, बी ऑप्शन। 9th है द इक्विलिब्रियम इन विच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन डिफरेंट फेज इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, 9th ऑप्शन, सॉरी 9th क्वेश्चन हो गया। 10th है द टर्म एक्टिव मास मीन्स कंसंट्रेशन इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो जो मोलर कंसंट्रेशन होता है इसी को हम लोग कहते हैं एक्टिव मास। 11 if a system at equilibrium is subjected to a change in temperature, pressure or concentration, then the equilibrium shifts in such a way that the effect of changed condition is nullified. So this is the statement of Lee Chatelet's principle. Okay, so option correct. 12th, a positive catalyst is the substance that enables to reach a state at equilibrium. पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है वो आपको पता है रिएक्शन को स्पीड करता है, तो मोर क्विकली, तेजी के साथ इक्विलिब्रियम हमारा रीच हो जाता है। 13th है द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस, ए ऑप्शन। 14 है केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर कॉल्ड, तो इसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, डी ऑप्शन। 15th है फॉर द सेम रिवर्सिबल रिएक्शन दिस वन डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर वुड व्हाट। देखो ये एक्सोथर्मिक चेंज है, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, तो फेवर द फॉर्मेशन ऑफ SO3, SO3 की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। फेवर द डिकम्पोजिशन ऑफ SO3, SO3 तो डिकम्पोज ही नहीं हो रहा, मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ SO3 का मतलब यहाँ पर बैकवर्ड कहा जा रहा है, तो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगा इसमें। हैव नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, ऐसा भी नहीं होगा। स्टॉप द रिएक्शन, ऐसा भी नहीं होगा। नेक्स्ट है द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A प्लस B और ये C प्लस D। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है। तो रिएक्टेंट हमारे पास A और B है, तो ये हमारे पास A ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, या इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, यस, डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होती है, नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यस, ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट है। 18th विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड्स ट्रू इन द रिएक्शन,
देखो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, तो Kp बराबर हो गया Kc के यहाँ पर, क्योंकि इधर पर भी 2 मोल्स है, इधर पर भी 2 मोल्स हैं, तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। क्वेश्चन 19 है व्हेन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर इन द डिफरेंट फेसेस, तो ये तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, अभी पीछे उसको हमने पढ़ा है, ये एमसीक्यूज गया है, रिपीट हो गया है। 20 the reaction H2 plus Cl2 it forms 2HCl is carried out in 1 DMQ flask. If the same reaction is carried out in 2 liter flask, the Kc will be what? तो अगर वॉल्यूम अगर हम इंक्रीज करेंगे 1 cm फ्लास्क में, Kc की कुछ वैल्यू है, तो अगर हम इसी रिएक्शन को कह सकते हैं कि 2 लीटर के फ्लास्क में करेंगे, तो Kc में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम, तो रिमेन सेम, इससे कोई Kc में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी वैल्यू में। 21 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन वुड बी मैक्सिमम, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम तब होती है जब Kc की वैल्यू हाईएस्ट हो, तो सी ऑप्शन है Kc इज इक्वल टू 10 की पावर 55। ये ओजोन की डिकम्पोजिशन जब O2 में होती है तो उसके लिए Kc की वैल्यू हमारे पास 10 की पावर 55 होती है, जो ये बताता है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा है, कि फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है एंड मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। तो Kc की हाई वैल्यू आपको ये बताती है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। 22 है इन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिस इफ HCl इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ AgCl इक्विलिब्रियम विल व्हाट। अब HCl ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन आयन आ जाएगा Cl माइनस का, तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा, शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, ए ऑप्शन। 23 है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो 46 डिवाइड बाय 46, तो ये हमारे पास 1 मोल आ गया, तो 1 मोल को 1 लीटर से जब डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो 1 मोल पर DM³ हमारी ये मोलर कंसंट्रेशन आ गई, मोलैरिटी आ गई, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन एंड मोलैरिटी दे बोथ आर सेम थिंग्स। ठीक है बच्चों। 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, Kc इक्वल टू KR अपॉन KF, मतलब रिवर्स और फॉरवर्ड की बात यहाँ पर की जा रही है, तो हमें पता है Kc हमारे पास बराबर होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो B है, फिर C है, मल्टीप्लाई वाला तो नहीं है, CD नहीं है, यहाँ पर देखते तो कि जब हम डेरिवेशन करते हैं ना, व्हेन वी डू द डेरिवेशन, मैं करके दिखा देता हूँ, जब हम डेरिवेशन करते हैं तो KF हमारा डायरेक्टली KF इज इक्वल जो है सॉरी रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें RF की, तो ये बराबर हो जाता है K, उसके बाद हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, KF आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद जैसे A भी कुछ भी आ गया, ठीक है, उसके बाद RB रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन, ये KB आ जाता है, उसके बाद C और D आ जाता है, तो ये हमारे पास KF ओवर KB, मतलब हम इसको वो कर लेते हैं ना, लाइक इक्वेट कर लेते हैं, ये बराबर KC की हो जाता है, तो B ऑप्शन करेक्ट हुआ, रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, या R से मुराद है रिवर्स, हम लोग KB लिख रहे होते हैं तो वो भी यही चीज़ होती है, सेम है। क्वेश्चन 25 है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैन बी डैश, सेकंड इनवर्स, सेकंड माइनस 2, सेकंड स्क्वायर, सेकंड इनवर्स होती है हमारे पास, हो सकती है अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर हम लें तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो जो हमारे पास यूनिट निकलती है रेट कांस्टेंट की कैपिटल R की या फिर dx ओवर dt की, तो वो हमारी निकलती है सेकंड इनवर्स। 26 से द केमिकल रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट कंपोज इनटू रिएक्टेंट आर, इसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता, ये हमारा इररिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। ओके, उसके बाद MCQ 27 में आते हैं, रिएक्शन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर कब होता है, जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम इक्वल, बिल्कुल भी नहीं, तो इक्विलिब्रियम पर जो है वो ये नहीं होता कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, बल्कि स्पीड फॉरवर्ड बैकवर्ड की बराबर हो रही होती है, ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन हम ढूंढ लेते हैं, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस बिकम्स इक्वल, यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 28 है ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जितने ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे लोअर द वेपर प्रेशर, यस ये हो सकता है ए,
ग्रेटर द वेपर प्रेशर नहीं, मे बी लोअर और ग्रेटर ये भी नहीं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा कम वेपर प्रेशर होगा। चूँकि वेपर प्रेशर क्या होता है, लाइक जैसे कि हमारे पास एक ये कोई लिक्विड है, अब इस लिक्विड की में क्या होता है कि इसके वेपर्स हमारे पास बन रहे होते हैं, इसके वेपर्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, मतलब मीन्स कि जो उसका ये लिक्विड है ये गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होता है। अब ये जितना ज़्यादा ये गैस में कन्वर्ट होगा, जितने ज़्यादा इसके अंदर एवापोरेशन होगी, उतने ज़्यादा वेपर जनरेट होंगे और उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर हमारा एक्सर्ट करेगा। अब अगर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो क्या होगा कि एवापोरेशन की रेट डाउन हो जाएगी, एवापोरेशन की स्पीड स्लो हो जाएगी। जब एवापोरेशन स्लो होगी तो वेपर्स भी कम जनरेट होंगे और कम वेपर्स जो है वो क्या करेंगे, लो वेपर प्रेशर करेंगे। ठीक है। 29 है, ब्राइन इज कॉल्ड एज। ब्राइन जो है वो हमारे पास सोडियम क्लोराइड और वाटर का सॉल्यूशन होता है, तो एक्वा सोडियम क्लोराइड को ब्राइन कहा जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये चैप्टर 6 के एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए पास पेपर की। अब चैप्टर 7 आ रहा है हमारे पास, सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट। इसके एमसीक्यूज चेक करते हैं जो एनईटी में पास पेपर्स में आए हुए हैं। फर्स्ट है, अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज। सॉल्यूशन क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस विच आर होमोजेनियसली मिक्स्ड। यस, चूँकि होमोजेनियस मिक्सचर टू और मोर देन टू सब्सटेंस का हमारे पास सॉल्यूशन कहलाता है। सेकंड, इन 5 ml ऑफ 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ NaOH प्रेजेंट इज। ओके, तो मोलैरिटी गिवन है यहाँ पर और आपको मास बताना है। ठीक है, इसका देखिए नॉर्मल अगर हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला अगर हम इसको यूज़ करें तो मोलैरिटी हमारे पास बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, देन मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय ml ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, मास बताना है, तो मास बराबर हो गया मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय ml डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। तो ये कैलकुलेटर ओपन कर लिया मैंने। मोलैरिटी हमारे पास है 1 मोलर एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास NaOH का हमारे पास दैट्स 23 + 16 + 1, ये हमारे पास हो गया 40। तो मल्टीप्लाई बाय 40 देन मल्टीप्लाई बाय ml हमारे पास बेटा है यहाँ पर 5 ml एंड दिस शुड बी डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 1/5 आया, 0.2 आया, तो 0.2 ग्राम हमारे पास इसका अमाउंट आ गया। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। थर्ड है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। ए ऑप्शन। फोर्थ है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर इज कॉल्ड डैश। इसको हम लोग कहते हैं मोलैरिटी। तो पर DM³ भी लिखा हुआ सकता है या पर लीटर भी लिखा हुआ सकता है, क्योंकि बोथ आर सेम थिंग्स। MCQ 5 है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड। ये हमारे पास कहलाता है मोलैरिटी। बी ऑप्शन। 6 है, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज में बी प्रीपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग। 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व करना पड़ेगा। 1 मोल मतलब 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद 7th है, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पर 1000 cm³ ऑफ सॉल्यूशन, इट्स मोलैरिटी वुड बी। तो मोलैरिटी बतानी है तो सबसे पहले हम यहाँ पर मास रखेंगे, दैट्स 9.8 डिवाइड बाय 98 हमारे पास आ जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का मल्टीप्लाई बाय 1000 और ये ml भी 1000 है, तो 1000 से 1000 कैंसिल हो गया। 9.8 डिवाइड बाय 98, यहाँ से पॉइंट अगर हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 लगा देंगे, ये 1 हो गया और ये हमारे पास 10 हो गया। 1/10 मतलब 0.1 मोलर यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। 8th है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रॉन्स आर डैश। इलेक्ट्रोलिसिस जब होती है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लॉस्ट, गेन्ड, लॉस्ट बाय कैटाइन्स एंड गेन्ड बाय एनाइन, गेन्ड बाय कैटाइन एंड लॉस्ट बाय एनाइन। तो कैटाइन क्या होता है, यस, लॉस्ट बाय कैटाइन एंड गेन्ड बाय एनाइन, गेन्ड बाय कैटाइन एंड लॉस्ट बाय एनाइन, बिल्कुल। तो कैटाइन्स जो होते हैं जैसे Na+ हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस जब होती है तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और Cl- इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9th है, द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स गेट अटैच्ड टू द आयंस ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। बी ऑप्शन। 10th है, द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ
The chemical decomposition of a compound brought about by an electric current through a solution of electrolyte is called, this is called electrolysis. 11th, the process in which water reacts chemically with salt to form either acidic or basic solution is called, this is called hydrolysis, C option. 12th, the products of ionic concentration in a saturated solution at a certain temperature is called, this is solubility product, और या फिर KSP जिसको हम लोग कहते हैं. नेक्स्ट MCQ नंबर 13 है, when an electric current is passed through a solution of electrolyte, anions move towards, anion हमेशा एनोड की तरफ जाता है, जिस तरह कैटाइन कैथोड की तरफ जाता है. 14 है, the pH of a solution is mathematically expressed as pH equal to minus log H plus ion concentration. A option correct. 15th, if pH of a solution is less than 7 then the solution will be less than 7 पर solution हमारा जो है बेटा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा. अगर 7 से कम हमारे पास अगर pH आएगी. 16th है, for a strong acid and base titration the suitable indicator is phenolphthalein, methyl orange, litmus, none of the above. स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस अगर हम यूज़ करेंगे टाइट्रेशन में तो सुटेबल इंडिकेटर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा. तो जब भी हम वीक बेस इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट यूज़ कर लिया या फिर इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ कर लिया, जब भी बेस वीक आएगा तो हमारे पास जो इंडिकेटर यूज़ होगा वो मिथाइल ऑरेंज यूज़ होगा. 17th, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल से याद रखते हैं ना, ऑक्सीडेशन इज लॉस, बी ऑप्शन हो जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 का. 18 है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन KClO3 निकाल सकते हैं कि, तो KClO3 है ना ये, तो K का +1 है, ऑक्सीजन का -6 हो गया ये, तो यहाँ Cl का निकल गया +5, तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा +5. 19th है, pH ऑफ डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर के pH हमेशा हमारे पास 7 के बराबर होता है, चूँकि न्यूट्रल है. 7 जब आता है तो उसका मतलब न्यूट्रल है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. 20 है, द एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज एसिडिक बिकॉज व्हाट, एक्वा सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का एसिडिक होता है, क्यों, तो CuSO4 इसका एक्वा सोल्यूशन. तो जब इसका एक्वा सोल्यूशन लेंगे बेटा तो इसमें वाटर से रिएक्शन इस कम कर देंगे तो हमारे पास ये कॉपर का हाइड्रोक्साइड बनेगा बेस में और सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा. तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास बन रहा होगा और एक वीक बेस हमारे पास बन रहा होगा. ठीक है, तो हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज़ ब्लू इन कलर, नहीं. इट हैज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये भी नहीं. H plus ions becomes in excess due to hydrolysis of the compound in water. OH ions become in excess due to hydrolysis of the compound, नहीं. तो H plus ions एक्सेस में आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के लिबरेशन की वजह से, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हमारे पास एसिडिक हो जाता है. 21 है, द pH ऑफ अ सोल्यूशन इज 8, इट्स POH 8 है तो pH कितना होगा. हमें पता है कि pH और POH दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये आंसर हमारे पास 14 आता है. तो pH बताना है तो ये हमारे पास 14 माइनस POH हो जाएगा, दिस इज 14 माइनस 8. तो जब 14 को में से 8 को माइनस करेंगे सो द आंसर विल बी 6. तो 6 इज द करेक्ट आंसर. 22 है, व्हेन phenolphthalein indicator is added to an acidic solution the solution attains. देखो एसिड में जब phenolphthalein डालेंगे तो वो कलरलेस रहेगा, चूँकि जब phenolphthalein को जब हम बेस में डालते हैं तो बेस में क्या होता है, उसका पिंक कलर आता है, लेकिन एसिड में तो कलरलेस रहेगा, कोई कलर नहीं आएगा. 23 एक इक्वेशन लिखी है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डाला गया और H प्लस OH माइनस साइन ने रिएक्शन कर लिया इसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, और हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस बन गया और वीक एसिड बन गया, तो जो pH होगा वो ग्रेटर देन 7 हो जाएगा. तो ये हमारे पास असल में चूँकि जो सॉल्ट है उसके कैटायन आयनाइन वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं और pH वाटर का चेंज कर दे रहे हैं, ये प्रोसेस हमारे पास कहलाती है हाइड्रोलिसिस. ए ऑप्शन. हाइड्रोलिसिस सिंपल ये न्यूट्रलाइजेशन का जो है वो रिवर्स होता है, उलट होता है. 24 है, द रिएक्शन ऑफ कैटायन और एनाइन विथ वाटर सो एज टू चेंज इट्स pH इज नोन एज, सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस. फिफ्टी है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल X.
26 is the rod or plate through which electric current enters or leave the electrolyte in an electrolytic cell is called, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ए ऑप्शन आ जाएगा इलेक्ट्रोड। वैसे एनोड और कैथोड भी हो सकता था, लेकिन बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोड है। एनोड कैथोड भी असल में आपको पता है इलेक्ट्रोड ही होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। जब इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो वो एनोड और कैथोड बन जाते हैं। 27 है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑल आयंस मूव इन द सेम डायरेक्शन, नहीं, टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। बिल्कुल, पॉजिटिव आयन जो पॉजिटिव आयन होता है वो नेगेटिव की तरफ मूव करता है और नेगेटिव आयन पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। 28 है स्ट्रॉन्ग एसिड गिव्स कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, वीक कॉन्जुगेट एसिड, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या देता है? जैसे कि HCl अगर हमने लिया और हमने इसको पानी में डाला वाटर में, तो ये Cl माइनस हो गया और H3O प्लस बन गया हमारा। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड आया, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड आ गया, ये कॉन्जुगेट बेस हमारे पास आ गया। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड जब डाला जाता है तो ये कॉन्जुगेट बेस देता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस देता है, वीक कॉन्जुगेट बेस देता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड देता है। तो याद रखें स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा जो कॉन्जुगेट बेस देगा वो वीक कॉन्जुगेट बेस देगा, ठीक है। तो ये जो Cl माइनस हमारे पास है दिस इज द वीक कॉन्जुगेट बेस। तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, यहाँ पर चारों ऑप्शन ही ठीक नहीं है। यहाँ पर ए में वीक कॉन्जुगेट बेस आना चाहिए था, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता, ठीक है। 29 है अ सॉल्यूशन इज कंटेनिंग इतने मोलर OH माइनस आयन, इट्स pH इज व्हाट। देखो ये हमारे पास जो कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं, तो ये हमारा जो POH इसका निकल गया वो निकल गया 2, तो pH इसका कितना निकल जाएगा बेटा? 10 निकल जाएगा, क्योंकि pH और POH दोनों मतलब 14 में से 2 को माइनस करेंगे तो pH आ जाएगा। तो सॉरी 14 में से 2 को माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 है अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ 28% मास पर यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन इज। सल्फ्यूरिक एसिड कितना मौजूद होगा 2 लीटर ऑफ 28% मास पर वॉल्यूम सॉल्यूशन इज। दिस इज 28 ग्राम, 560 ग्राम, 72 ग्राम या 144 ग्राम। तो 28%, ऊपर जो मास हमारा है दैट इज ऊपर हमारे पास सॉल्यूट होता है, नीचे हमारे पास सॉल्वेंट होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड 28% है, इसका मतलब यहाँ पर ये 28 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि डिज़ोल्व किया जा रहा है। तो हमेशा न्यूमरेटर में परसेंटेज कंपोजिशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट गिवन होती है, वो चाहे मास वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। 31 है सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सी ऑप्शन सॉल्वेंट। 32 ब्राइन इज अ कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड या फिर NaCl। 33 मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 के MCQs है। दिस इज कॉल्ड डायपोल मूवमेंट विच इज डिनोटेड बाय म्यू। 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लो हाइड्रेशन एनर्जी। तो हमें पता है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है ये हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनिक रेडियस के, मतलब जितना बड़ा आयन होगा उतनी कम हाइड्रेशन एनर्जी होगी। लोएस्ट किस में आएगी? रुबीडियम, पोटेशियम, सोडियम। सबसे बड़ा आइटम यहाँ पर रुबीडियम है, तो उसकी लोएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी हमारे पास आएगी बिकॉज इसको सराउंड करना मुश्किल होगा वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए। 35 है ओपन सिस्टम इन विच, ये चैप्टर 5 के MCQs है केमिकल एनर्जेटिक्स का। ओपन सिस्टम क्या होता है? जिसमें एनर्जी और मास दोनों ट्रांसफर हो जाता है सिस्टम से सराउंडिंग में। तो मटेरियल एंड एनर्जी बोथ आर एक्सचेंज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, ये ऑप्शन करेक्ट। 36 है विच गैस डिफ्यूज रैपिडली, कौन सी गैस तेजी से डिफ्यूज करेगी? ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का MCQs आ गया है। सो ये हमारे पास होती है दिस इज कॉल्ड के ग्राम्स लॉ। तो यहाँ पर हम ग्राम्स लॉ लगाएंगे। तो ग्राम्स लॉ के मुताबिक आप जानते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो जितना छोटा कम मॉलिक्यूलर मास होगा उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन फास्ट होगी। अब ऑक्सीजन का 32 है, फ्लोरीन का हमारे पास 19 × 2 दिस इज 38 हमारे पास आ जाएगा। हीलियम का हमारे पास हो जाएगा दैट्स ओनली 4। वाटर तो हो ही नहीं सकता चूँकि गैस है नहीं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि सबसे लो मॉलिक्यूलर वेट इसका है तो सबसे हाईएस्ट डिफ्यूजन इसी की होगी। 37 है वैन डर वाल्स फोर्स प्रेजेंट इन, ये चैप्टर 4 से है।
वैन डर वाल फोर्स किस में मौजूद होता है? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स के अंदर होता है। तो वैन डर वाल फोर्सेस, ये WAL होगा, साइंटिस्ट का नाम है वैन डर वाल फोर्स। इसको हम लोग सेकेंडरी फोर्सेस भी कहते हैं, जो मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से कनेक्ट करती हैं। तो वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में मौजूद होती हैं। वैन डर वाल फोर्सेस के अंदर हमारा डायपोल फोर्सेस आ जाएंगे, इसके अंदर लंडन फोर्सेस आ जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारी इसके अंदर आ जाएगी। 38 है डैश विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड, इसको कैटलिस्ट कहा जाता है, ए ऑप्शन। 39 है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बी ऑप्शन। 40 डाउन्स प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रिपेयर, डाउन्स प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है किसको बनाने के लिए? सोडियम मेटल को बनाने के लिए। ये सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। 41 है बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट चेंज इन देयर पीएच, बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है। 42 है एवापोरेशन ऑफ वाटर इज अ डैश प्रोसेस, एक्सोथर्मिक, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। वैसे तो देखो एंडोथर्मिक होता है, लेकिन ये एंडोथर्मिक नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो कंटिन्यूसली चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, जिसको आपको एनर्जी प्रोवाइड करने की नीड नहीं होती है, वो खुद ही प्रोसीड करता है। जैसे एवोपरेशन हर वक्त वाटर के अंदर चल रहा होता है, आपको हीट करने की नीड नहीं होती है, दैट्स व्हाट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लास्ट चैप्टर में आते हैं बेटा, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स। तो फिर हमारा कंप्लीट पास्ट पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर के साथ। ठीक है, चैप्टर 8 का फर्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन व्हाट, केमिकल रिएक्शन की स्पीड किस चीज़ पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया, ऑल ऑफ द अबव, इन सब पर इफेक्ट करती है, डी ऑप्शन करेक्ट। सेकंड है रेट ऑफ रिएक्शन इज डिनोटेड बाय dx/dt, सी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड है द मिनिमम एनर्जी नेसेसरी फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस इज कॉल्ड, तो मिनिमम एनर्जी नेसेसरी फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस इज कॉल्ड, कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि इस रिएक्शन को टेक प्लेस लेने के लिए चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, ए ऑप्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी। फोर्थ है द टोटल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी, ए ऑप्शन। फिफ्थ है द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इन द इंडिविजुअल स्टेप ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, आई थिंक यहाँ पर फोर्थ क्या था, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ओके, ये तो मॉलिक्यूलरिटी हुआ। और ये क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इन द इंडिविजुअल स्टेप्स ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डैश, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, एटॉमिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, नॉन ऑफ द अबव। अच्छा, नंबर 4 में यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कंप्लीट केमिकल रिएक्शन की जब बात करते हैं तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल टेक पार्ट लेता है उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। और अगर इंडिविजुअल स्टेप्स की बात की जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी, बी ऑप्शन। 6 है व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl, वाइट PPT ऑफ AgCl आर फॉर्म्ड, ये चैप्टर 7 से है। तो दिस रिएक्शन इज सॉरी चैप्टर 8 से शायद है, प्रेसिपिटेशन है कि जब एक सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का ऐड किया जाता है NaCl में तो वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो AgCl के फॉर्म हो जाते हैं। ये रिएक्शन कैसा है? तो ये फौरन से हो जाते हैं, जैसे ही आप ऐड करते हैं तो वाइट PPT आ जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं सी, दिस इज इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इसी को हम लोग फास्ट रिएक्शन कह सकते हैं जो साथ साथ हो जाती है। 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो फर्स्ट है स्मॉलर द सरफेस एरिया द हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, गलत है ये। लार्जर द सरफेस एरिया द हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, ये सही है। कोल डस्ट बर्न लेस रैपिडली देन द लार्ज लम्प्स ऑफ कोल, ये गलत है। मार्बल चिप्स रिएक्ट क्विकली विथ HCl एज कंपेयर टू chalk pieces, मार्बल चिप्स रिएक्ट क्विकली विथ HCl एज कंपेयर टू chalk pieces, आई थिंक ये डी भी करेक्ट है हमारे यहाँ पर, तो कि मार्बल चिप्स जो है वो रिएक्ट करते हैं फास्टर चॉक पीसेस के बनिस्बत, मतलब छोटे पीसेस जो है चिप्स उसको हम कहते हैं वो चॉक पीसेस से ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ आई थिंक लार्जर सरफेस एरिया द हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। यस, यहाँ पर बी और डी दोनों करेक्ट आंसर्स इसके हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द रिएक्शन मे बी रिटन एज। तो ये हमारे पास रेट का क्या फॉर्मूला होता है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के और के मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट यहाँ पर NO है तो NO का स्क्वायर और O2 हो जाएगा। तो रेट के यहाँ पर लेकिन आया नहीं, यस ये ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय NO का स्क्वायर और O2, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट MCQs है द रिएक्शन H2 + I2 बिलोंग्स टू, ये कौन सा ऑर्डर होगा, चूँकि जब हम देखेंगे यहाँ पर जब हम इसका रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो यहाँ पर एक H2 आ जाएगा और एक I2 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ। तो ये 1 + 1, तो 1 + 1 = 2, तो ये हमारा जो है वो सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10th इसके बाद हमारे पास है 2NO + Cl2 2NOCl बना, दिस रिएक्शन इज ऑफ। अब यहाँ पर भी अगर हम इसमें रेट एक्सप्रेशन लगाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NO के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर Cl2 आ गया, तो ऑर्डर यहाँ पर 2 + 1 = 3, थर्ड ऑर्डर का निकलेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट MCQ 11 है पॉजिटिव कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच, पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके, ए ऑप्शन होगा, लोअर्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन। 12 है अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डैश। कोलिजन थ्योरी के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ एक्टिव कोलिजन्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन। तो ये असल में बी ऑप्शन हो जाएगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। जितने ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन हमारे पास होगी उतना ज़्यादा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन आएगा। इसके बाद MCQs नंबर 13 देखते हैं द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ द रेट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं बी ऑप्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 14th है इन रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू, देखो थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को जब माइनस कर देते हैं आप इंटरनल एनर्जी से तो आपके पास आ जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15th है द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट किसे कहते हैं कि जब हर कंसंट्रेशन के हर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो 1 आ जाए, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। 16 स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय, तो इसको हम के से ही शो करते हैं, रेट कांस्टेंट भी के से शो होता है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी के से ही शो होता है। नेक्स्ट MCQs आते हैं, MCQs नंबर 17 अमंग द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स विच रिएक्शन इज द फास्टेस्ट, बर्निंग ऑफ कोल, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन तो होगा नहीं, कन्वर्जन ऑफ मोनोक्लोनिक सल्फर टू रोम्बिक सल्फर, ये भी इतने जल्दी नहीं होता, रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड NaCl सॉल्यूशन टू फॉर्म वाइट PPT ऑफ AgCl, यस चूँकि ये सबसे फास्ट होगा, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होगा, एक सेकंड के अंदर हो जाएगा। 18 है तो ऐसे तो बर्निंग ऑफ कोल भी फास्ट होता है, लेकिन अगर कंपेयर करेंगे A और D में तो ज़्यादा जल्दी हमारे पास रिएक्शन होता है प्रेसिपिटेशन वाला, कि जब NaCl के सोल्यूशन में जब आप सिल्वर नाइट्रेट डालते हो तो फिर वाइट PPT फौरन से इंस्टेंटेनियस बन जाती है। 18th विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ट्रू कौन सी बात ट्रू नहीं है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के लिए। ए कहते हैं इट इज़ अ नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एंड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये तो होता ही है, इट इज़ द होल नंबर, ये भी होता है, इट मे हैव जीरो वैल्यू, नॉन ऑफ द अबव, नॉट ट्रू, यस उसके जीरो कभी नहीं हो सकता, ये मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती, 1 2 कुछ आ सकती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। 19th है 4 मॉलिक्यूल्स दिस एंड दिस हैव बॉन्ड एनर्जी दिस द शॉर्टेस्ट बॉन्ड डिस्टेंस, देखो 4 मॉलिक्यूल हैं, शॉर्टेस्ट बॉन्ड डिस्टेंस किसका होगा, जितना ज़्यादा बॉन्ड डिस्टेंस कम होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास बेटा क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी मौजूद होगी। तो सबसे शॉर्ट बॉन्ड डिस्टेंस किसकी होगी, जिससे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, मैक्स बॉन्ड एनर्जी। तो मैक्स बॉन्ड एनर्जी हमारे पास है यहाँ पर, ये तो AB के लिए है, ये BC के लिए है, ये AD के लिए, आई थिंक 3 है, 4 तो दिया नहीं उन्होंने, वैसे हम इन तीनों को देखते हुए बता सकते हैं। तो फिर
551 जैसे कि AD का है तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यस, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चूंकि हम यहाँ पर दोनों तरह से देख सकते हैं, मतलब अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के लिहाज से भी देख सकते हैं, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट के लिहाज से भी देख सकते हैं, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सी हमारे इसलिए रॉन्ग हो जाएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली, तो ऐसा होता नहीं है। 21 है फॉर अ रिएक्शन सिस्टम द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मॉलिक्यूल मस्ट हैव टू फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज, मतलब मिनिमम एनर्जी जो मॉलिक्यूल को चाहिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए, इसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, बी ऑप्शन। 22 द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज समराइज्ड इन ली-चार्टलर प्रिंसिपल, कोलिजन थ्योरी, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको लॉ ऑफ मास एक्शन में बताया गया, सी ऑप्शन में। 23 द मेन फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट इज टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, चेंज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जो कि चेंज करती है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, बढ़ा भी सकती है कम भी कर सकती है, डिपेंड करता है कि कैटलिस्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। 24 है सब्सटेंसेस विच मेक अ कैटलिस्ट मोर इफेक्टिव आर कॉल्ड, कैटलिस्ट को और ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए हम लोग प्रोमोटर इस्तेमाल करते हैं, सी ऑप्शन। 25 है कैटलिस्ट व्हेन प्रेजेंट इन द सेम फेस विद द रिएक्टेंट इज कॉल्ड, इसको हम होमोजेनियस कैटलिस्ट कहते हैं। 26 है फोटोकेमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट आर, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन सारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। 27 इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस कैटलिस्ट यूजेस, ऑक्सीजन गैस को बनाने के लिए हम मैंगनीज डाइऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, कि जब हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लेते हैं और उसको जब डिकम्पोजिशन होती है वाटर और ऑक्सीजन गैस में, तो उस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए MnO2 एक ब्लैक पाउडर होता है, इसको एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। 28 है इन द रिएक्शन दिस इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A and B आर इंक्रीज बाय 3 टाइम द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, तो 3 × 3 = 9 टाइम्स हमारे पास हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्योंकि दोनों को 3 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम बढ़ेगा। 29 व्हेन NaOH इज डिसॉल्व्ड इन वाटर द बीकर बिकम्स वार्म बिकॉज, चूँकि रिएक्शन ये हमारे पास एक्सोथर्मिक होता है, NaOH को जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तभी बीकर क्या हो जाती है बेटा, गर्म हो जाती है। 30 द रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स व्हाट, द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स कंज्यूम पर यूनिट टाइम, the quantity of product formed per unit time, the chemical change per unit time। यस, ये सारे हो सकते हैं, डी ऑप्शन हो सकता है इसका। 31 है डैश एज मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी, सबसे बड़ा इन ढूंढ लो बेटा, तो उसकी सबसे कम हाइड्रेशन एनर्जी होगी, सी ऑप्शन। सीजियम सबसे बड़ा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, टॉप से बॉटम जाते हैं, आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस सब बढ़ता है, तो सीजियम का लार्जेस्ट साइज है, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस है, दैट्स वाई इसकी मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी है। 32 है केमिकल नेम ऑफ यूरिया इज, यूरिया का केमिकल नेम हमारे पास होता है कार्बेमाइड, कार्बेमाइड कहते हैं। यूरिया का फॉर्मूला होता है ना NH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, तो इसको हम कार्बेमाइड भी कहते हैं। 33 है फॉर्मूला ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज, तो एक्टिवेशन एनर्जी बराबर किसकी होगा, EA = ET - E, ये क्या चीज़ है, अच्छा EA द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बराबर हो गया थ्रेशोल्ड माइनस इंटरनल एनर्जी, सही है, ए हो सकता है अगर हम इसको इस तरह से कह लें कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बराबर हो गया एनर्जी थ्रेशोल्ड माइनस इंटरनल एनर्जी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। 34 यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज, तो ये dx/dt होता है ना, तो मोल्स पर dm³ पर सेकंड हो जाएगा, या मोलरिटी पर सेकंड हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो मोलरिटी पर सेकंड भी वही बात हो गई, क्योंकि ये मोलरिटी है ये सेकंड है, तो मोलरिटी पर सेकंड हो गई। 35 है द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर रिएक्शन इज डैश एनर्जी, सो दिस इज कॉल्ड फ्री एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड, तो इसको हम लोग फ्री एनर्जी कह सकते हैं। 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर, इनमें से किसका ग्रेटेस्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा, तो सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर फ्लोरीन होता है, F2 इज द करेक्ट आंसर। लिगेंड्स आर डैश, लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स चैप्टर 5 है ये सेकेंड ईयर का, लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं, बी ऑप्शन। 38 है वाटर मॉलिक्यूल्स अंडरगो डैश केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, कंडेंसेशन बोथ ए एंड बी। देखो हाइड्रेशन, कंडेंसेशन
ये तो हमारा केमिकल रिएक्शन है ही नहीं, हाइड्रोलिसिस है, ये केमिकल रिएक्शन है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 है इंक्रीजिंग डैश विल इंक्रीज द इफेक्टिव कोलिजन, टेम्परेचर बढ़ाने से, कंसंट्रेशन, एक्सपोज सरफेस एरिया, इन सब को बढ़ाने से इफेक्टिव कोलिजन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शंस हमारे पास हो रहे होते हैं। ठीक है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। 40 है रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू कंसंट्रेशन व्हेन रिएक्शन में बी डैश, जीरो ऑर्डर का जब होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वो चूँकि फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा तो बस इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर वो डिपेंड करेगा। 41 है मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ ईच एलिमेंट, मिनिमम तो सबसे बड़ा आयन ढूंढ लो बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तो सबसे बड़ा आयन पोटेशियम का होगा, तो उसकी यहाँ पर मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी होगी। 42 है इफ कैटलिस्ट एडेड इन अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम द इक्विलिब्रियम विल मूव टू नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम, क्योंकि कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं डालती। 43 है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो हम जानते हैं पूरे periodic टेबल में सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, तो इसी की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे ज़्यादा जो है वो मेटेलिक कैरेक्टर भी हम कह सकते हैं कि सीजियम का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, किसी एटम की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। जिस सबसे इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी हमारी क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, आई थिंक ये सेकेंड ईयर का चैप्टर एक है, सेकेंड ईयर का चैप्टर 1 है, जो कि शुरू में मैंने नहीं कराया था इसको, सेकेंड ईयर की वन शॉट लेक्चर में, तो यहाँ पर कवर कर देता हूँ, ये एंड में आ रहा है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है न्यू लैंड इन 1864 अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, ये ऑप्शन चूंकि न्यू लैंड ने दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के लिहाज से उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। नेक्स्ट, एटॉमिक वॉल्यूम्स ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, द अबव स्टेटमेंट इज प्रपोज्ड बाय, एटॉमिक वॉल्यूम एलिमेंट्स की पीरियोडिक फंक्शन होते हैं इनके एटॉमिक मास की। एटॉमिक वॉल्यूम तो नहीं यहाँ पर असल में होना चाहिए था, लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, तो यहाँ पर होना चाहिए था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक वेट जब कहा जा रहा है तो यहाँ पर ये हमारा मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ है। थर्ड है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ लॉन्ग पीरियड ऑफ मॉडर्न periodic table is, फोर्थ लॉन्ग पीरियड तो कोई भी नहीं होता। चौथा हो सकता है कि फर्स्ट वाला हमारे पास 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड में हमारे पास 8 एलिमेंट होते हैं, थर्ड में हमारे पास 8 होते हैं, फोर्थ हमारा फर्स्ट लॉन्ग पीरियड होता है। द फोर्थ पीरियड कह सकते हैं जो लॉन्ग पीरियड है, तो उसमें जो है वो 18 एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, बी ऑप्शन। फोर्थ, द सेकंड एंड थर्ड पीरियड ऑफ periodic table आर कॉल्ड, अब जो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वाला जो होता है उसमें चूँकि सिर्फ एक एलिमेंट होते हैं, दिस इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट पीरियड, और सेकंड और थर्ड वाला हमारे पास कहलाता है शॉर्ट पीरियड, और फोर्थ हमारे पास जो है ये कहलाएगा दिस इज द लॉन्ग पीरियड। फिफ्थ भी लॉन्ग होता है, छठा जो हमारे पास होता है वो लॉन्गेस्ट पीरियड होता है, तो यहाँ पर शॉर्ट पीरियड आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ है द फर्स्ट 7 ग्रुप्स ऑफ periodic table आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप ए कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट, पहले 7 ग्रुप जो periodic table के हैं उसको सब ग्रुप ए में डिवाइड किया गया है, जिसमें कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ग्रुप ए में हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांजिशन तो नहीं हो सकते, ये गलत हो गया। मेटेलिक एलिमेंट्स भी सारे मेटल नहीं होते हैं, सारे नॉन मेटल भी नहीं होते, इनको हम नॉर्मल एलिमेंट कह सकते हैं, या इन्हीं को कहा जा सकता है टिपिकल एलिमेंट, या इन्हीं को कहा जा सकता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद 6 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक, ऑल एलिमेंट्स वेरी फ्रॉम, पी ब्लॉक क्या होता है हमारे पास, NS2 होता है और NS2 होता है, और NP1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये जनरल वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। 7th है मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड बिकॉज ऑफ दे पजेस एलिमेंट्स, नहीं, दे आर डायमैग्नेटिक, नहीं, दे आर पैरामैग्नेटिक, नहीं,
दे एमिट एनर्जी व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, बिल्कुल नहीं। तो असल में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चारों गलत हैं। दिस इज डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की डी ट्रांजिशन की वजह से अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो क्लड कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। 8th द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड NaMg दिस आर कॉल्ड। थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं हमारे पास उनको क्या कहा जाता है? नॉर्मल एलिमेंट, टिपिकल एलिमेंट, ब्रिज एलिमेंट, नन ऑफ द अबव। तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट क्या कहलाते हैं? तो बेटा यहाँ पर जो टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं, अच्छा नॉर्मल एलिमेंट्स तो हमारे पास ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। टिपिकल एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर होते हैं थर्ड पीरियड के। जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी यस, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं टिपिकल एलिमेंट। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ब्रिज एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ब्रिज एलिमेंट्स हमारे पास जो है वो सेकंड ग्रुप के या सेकंड पीरियड के, जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ब्रिज एलिमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि उनमें एक डायगोनल रिलेशनशिप पाई जाती है डायगोनल वाले एलिमेंट्स के साथ। 9th MCQs है द एलिमेंट्स इन विच p ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड आर कॉल्ड p ब्लॉक एलिमेंट्स, सी ऑप्शन। 10th है द एलिमेंट्स ऑफ द सेम वर्टिकल ग्रुप ऑफ द periodic table हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन outermost shell of an atom, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट। 11 इन द periodic table ऑल द नॉन मेटल आर प्लेस्ड अंडर। सारे नॉन मेटल कहाँ है? एस पी। एस में तो मेटल एस नहीं हो सकता, एस पी में, पी ब्लॉक में सारे नॉन मेटल आपको दिख जाते हैं, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 7 या 8 तक। 12 में ट्रांजिशन मेटल्स आर ऑफन पैरामैग्नेटिक ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑप्शन करेक्ट। 13 द मोस्ट एक्टिव पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द periodic table वॉज टेकन बाय। सबसे बड़ा काम periodic table पर मेंडलीव ने किया था। 14th द एलिमेंट रेडॉन बिलोंग्स टू द डैश फैमिली। तो ये हमारे पास कौन सी फैमिली से? नोबल गैसेस से बिलोंग करते हैं रेडॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। यस बिल्कुल, Rn इसका सिंबल होता है रेडॉन, और ये हमारा नोबल गैस है, एक रेडियो एक्टिव गैस है। 15th इन द periodic table द एलिमेंट बेरिलियम इज प्रेजेंट इन ग्रुप व्हाट? बेरिलियम ग्रुप 2 में होता है, जिसको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं। इसी को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, और ये सबसे पहला मेंबर भी यही है, तभी हम बेरिलियम फैमिली भी कहते हैं ग्रुप 2 को। नेक्स्ट 16 MCQs है द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A आर। तो 1A वाले क्या होते हैं? स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, चूँकि आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। अल्कली मेटल्स की बात की जा रही है, जैसे आप जानते हैं ग्रुप 1A अल्कली मेटल्स हैं, इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत हाई होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटेलिक कैरेक्टर रखते हैं। 17th आयोनाइजेशन एनर्जी इज लोएस्ट फॉर। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट शेल। तो अल्कली मेटल्स के इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाला जा सकता है, इनकी लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। 18th है द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द periodic table कंटेन्स। लॉन्गेस्ट पीरियड में हमारे पास 32 एलिमेंट्स होते हैं, 32 एलिमेंट, सी ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs है एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड। यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स हमारे ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये सारे ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट्स, या फिर इनको कहा जाता है मैन मेड एलिमेंट्स, क्योंकि ये सारे आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट है द टेंडेंसी ऑफ टू लॉस इलेक्ट्रॉन रेडली एंड फॉर्म एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन इज कॉल्ड। दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी। 21 है द ईज विथ विच एन एटम फॉर्म्स एन इलेक्ट्रोवालेंट नेगेटिव आयन इज कॉल्ड। जितने आराम से एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोवालेंट एक नेगेटिव आयन बनाता है उसको क्या कहा जाता है? दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तो हो नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नन ऑफ दिस। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो एक एनर्जी की यूनिट है। 22 एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 24 बिलोंग्स टू। ये 24 क्रोमियम का है, डी ब्लॉक एलिमेंट हो गई हमारा, ठीक है, सी ऑप्शन। 23 विच इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द periodic टेबल। periodic टेबल में लेफ्ट से राइट क्या चीज़ इंक्रीज होती है? एटॉमिक वेट, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी भी इंक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस कम होता है, डी ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड बी। एटॉमिक वेट बढ़ता है और साथ में आईपी वैल्यू बढ़ती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ती है, ठीक है।
तो 24 in any element of periodic table, comparison between number of proton and number of neutron shows that neutron may be greater than proton, may be equal to number of proton, always less than proton, both A and B। मतलब कभी कभार प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के बराबर होता है एटम के अंदर, और कभी कभार न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अक्सर जब कभी बोथ वाला आंसर अगर आपके पास आए ना, तो ट्रिक ये है कि ट्रिक आप ये काम कर सकती है कि आप यहाँ पर क्या करें, बोथ वाले आंसर को आप टिक कर दिया करें। अगर आपको तुक्का ही मारना है, अगर इनकेस गैस लगाना है, तो बोथ या फिर ऑल ऑफ दिस या नॉन ऑफ दिस, इसको तुक्का मार दिया करें। 25 historically it was assumed that the organic compounds are only prepared in living bodies by nature. This theory was known as, इसको हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं, जिसको जो है वो जे बर्जीलियस ने पेश किया था। इसको बाद में फ्रेडरिच वोलर जो जर्मन केमिस्ट थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। 26 द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 7A आर कॉल्ड, 7A ग्रुप हैलोजेंस कहलाते हैं। हैलोजेंस में से होता है सॉल्ट फॉर्मर, नमक बनाते हैं सारे के सारे। 27A ऑल गिवन नोबल गैसेस फुलफिल्स ऑक्टेट रूल एक्सेप्ट डैश। हीलियम ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, क्योंकि उसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं बस, इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाता। MCQs 28 है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये होगा, वैसे एटॉमिक मास ये चीज़ नहीं होती है। एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम व्हेन इट इज कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन। तो एटॉमिक मास नहीं है ये, हमारे पास असल में होना चाहिए था मास नंबर। तो मास नंबर भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको कह दो न्यूक्लियॉन नंबर। तो मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर ये क्या होता है कि भाई प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास तो हमारे पास ये रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, जिसमें कार्बन से कंपेयर करते हैं किसी एटम के मास को। 29 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1B आर कॉल्ड। ग्रुप 1B के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? तो 1B वाले, तो 1B में कॉपर आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, गोल्ड आ जाता है। इनको हम लोग कहते हैं दे आर नोन एज क्वाइनेज मेटल, सिक्के बनाते हैं इनसे। 30 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1B 2B थ्रो 7B आर नोन एज, ये 8B कह सकते हैं, 7B तो नहीं, 8B आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं सारे। MCQs 31 पे आते हैं। वीकेस्ट वैन डर वाल्स फोर्स इज प्रेजेंट इन। सबसे वीकेस्ट वैन डर वाल्स फोर्स क्या होता है हमारा? ये हमारा डिस्पर्जन फोर्स होता है, जिसको हम लोग लंडन फोर्स भी कहते हैं। ये सबसे वीकेस्ट वैन डर वाल्स फोर्स है। और स्ट्रॉन्गेस्ट वैन डर वाल्स फोर्स कहा जाए तो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 32 इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स आर आल्सो नोन एज, ये चैप्टर 11 से है, सॉरी चैप्टर 2 से है, ये सेकेंड ईयर के हाइड्रोजन से। तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स हम लोग मेटेलिक हाइड्राइड्स को भी कहते हैं, चूँकि ये जब हाइड्रोजन रिएक्शन करता है डी ब्लॉक एलिमेंट से तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड की फॉर्मेशन करता है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक, जिसमें हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। लास्ट MCQs है, द लाइटेस्ट नोन एलिमेंट इज दैट्स हाइड्रोजन, चूँकि इसका एटॉमिक मास हमारा 1 होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास सारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए MCQs। तो कंप्लीट मैंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री कंप्लीट करा दी। इसके अंदर पास पेपर के अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है NED में पास पेपर से अकॉर्डिंग ही जो है वो आपको पता है कि टेस्ट में आ रहा होता है। ठीक है, तो पास पेपर को अच्छे से कर लें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और अगर आप PDF चाहते हैं इस लेक्चर का रिवीजन करने के लिए तो ये मेरा नंबर है, इस पर आपको डिफरेंट और स्टडी मटेरियल जितने भी मेरे नोट्स चाहिए या किसी भी यूनिवर्सिटी के आपको पास पेपर रिक्वायर्ड है, प्रैक्टिस मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मुझसे मांग सकते हैं, जिसके बहुत लो चार्जेस पर मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा जो भी चीज़ें आपको चाहिए, ताकि आपका टेस्ट जो है वो अच्छी तरह से निकल सके। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरी फिजिकल क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं दुआए इल्म एंट्री टेस्ट सिस्टम की ECAT और MD CAT के लिए, तो हम अभी यहाँ हमने ईद के बाद से हम ECAT और MD CAT का क्रैश बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्रैश बैचेस फॉर NED राउंड 2 के लिए, और उसके अलावा MD CAT के लिए जो कि होने वाला है, तो उसके लिए क्रैश बैचेस हम कर रहे हैं स्टार्ट। इसी नंबर पर आप जो है वो कांटेक्ट करके फिजिकल क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस का मुझसे कहते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो मैं नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है, फिजिकल क्लासेस देता हूँ। अगर आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब के थ्रू आप मुझसे लेक्चर्स जितने भी चाहें वो आप देख सकते हैं। NED के सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड करे हुए हैं, पास पेपर्स सारे NED की प्लेलिस्ट है बनाई हुई NED पास पेपर के नाम से। इस प्लेलिस्ट में आप सारी वीडियोस आप वॉच कर सकते हैं। इसी तरह से जो MD CAT के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डाउ के पास पेपर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है,
तो 1000+ लेक्चर्स मैंने यहाँ पर आपके लिए अपलोड किए हैं मैं एप्टीट्यूड के लिहाज से, तो जिसमें जो आप सबके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इसीलिए ख़ुद भी लेक्चर्स को वॉच करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है उसको शेयर करें ताकि उनका भी एक बेनिफिट हो। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो टेस्ट देंगे NED का, जो 8 जुलाई से होने वाला है। इंशाल्लाह आप सबके अच्छे नंबर आएंगे। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एडवांस में आप सबको ईद मुबारक। आज डेट आप देख सकते हैं कि 28 जून है, ठीक है, रात के 1:24 हो रहे हैं और थर्सडे को जो है वो फिर ईद है, ईद उल अज़हा, बड़ी ईद है। तो अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानियों का कबूल व मकबूल फरमाए और आप सबको बहुत अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह हाफिज़।